नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है साथी। कहानी एक ऐसी भारतीय नारी की है जो विवाह से लेकर तो अपने मरने तक भी अपने पति की सुख सुविधाओं का ही ख्याल रखती है। उसी का विचार उसके मन में रहता है कि उसे किसी चीज़ की तकलीफ न हो। क्या मरते दम तक भी भारतीय नारी अपने आप को पति की सेवा से और पति के ख्याल से मुक्त कर पाती है? चलिए सुनते कहानी में साथी। दाल पीसते पीसते उनका बूढ़ा शरीर हाफ उठा था। बार बार वे चौंक चौंक कर दरवाजे की तरफ देखती, कभी इस आशा से कि रामलाल आया होगा, कभी इस डर से कि बहुरानी क्लब से न लौट आई हो। यूँ देखा जाए तो बहुरानी उन्हें कभी कुछ नहीं कहती है, बल्कि खुद ही आगे बढ़ बढ़ कर उनकी हर ज़रूरत, उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती रहती है। फिर भी संकोच हो ही जाता है। पिछले हफ्ते से 3-4 बार बाबूजी कचौड़ी खाने की बात कह चुके हैं। यूँ ये कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन उनकी खांसी बढ़ जाने की वजह से हर तरह की तली भुनी चीज़ें उनके लिए एक तरह से बंद कर दी गई थी। माँ जी इस बात को समझती न हो, इस बात का औचित्य समझती न हो, ऐसी बात नहीं थी। फिर भी बाबूजी का यूं जरा सी बात के लिए तरसते रहना उन्हें अपार कष्ट पहुंचा जाता है। इसीलिए आज उन्होंने मुंह अंधेरे उठकर ही दाल भिगो दी थी। बहू रानी के क्लब जाने के बाद में मैदा भी गूंद कर रख दिया था और दाल पीसने बैठ गई थी। वे सारी सामग्री तैयार रखना चाहती थी, जिससे प्रोग्राम में हेर फेर की गुंजाइश ही न रहे। घड़ी में 4:30 बजे रामलाल तथा बहुरानी ने एक साथी की रसोई में प्रवेश किया। ये क्या हो रहा है माताजी? रामलाल ने सिलबट्टे का चार्ज लेते हुए पूछा। माँ जी हंसते हुए बोली, थोड़ी कचौड़ी बना लेंगे आज। जब देखो तब तुम मरे बच्चों के आगे ब्रेड रख देते हो। पता नहीं बेचारे रोज रोज कैसे खा लेते हैं। रामलाल ने बहुरानी की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो कि देखो माताजी ने किस खूबी से बात को पलट दिया है। लेकिन बहुरानी के गंभीर चेहरे को देखकर चुपचाप अपना काम करने लगा। माँ जी आपने क्यों तकलीफ की? रामलाल ग्राइंडर में 5 मिनट में पीस देता। बहू ने जब कहा तो बहू की सहृदयता से माँ जी का हृदय तरल हो उठा। अरे करने को यहाँ है ही क्या, मगर ऐसी बैठ जाऊंगी तो ये हाथ पैर एकदम बेकार हो जाएंगे बहू। कहते हुए वे रसोई से बाहर आ गई। मंदिर से कीर्तन की आवाज़ें आ रही थी। 2-4 बार बड़के ने पूछा भी था। पड़ोस वाले एसपी साहब के माताजी रोज मंदिर जाती हैं, पर माताजी ने मना कर दिया था। बोली थी मेरे तो काशी विश्वेश्वर घर में ही है। तब शर्म भी आई थी उन्हें। बहू क्या सोचती होगी, बुढ़ापे में भी इन्हें घर का मोह नहीं छूटता। पर वे क्या करें, सचमुच ही उनका पाँव घर से निकल ही नहीं पाता। तभी उनकी तंद्रा भंग हुई। बहू कह रही थी, माँ जी कचौड़ियाँ गर्म गर्म बन रही है, आप और बाबूजी खा लीजिए ना। बहुरानी पास खड़ी बड़े प्रेम से कह रही थी, आ जाने दो बच्चों को, उनके साथ ही खा लूँगी। हाँ अपने बाबूजी को तुम दे आओ, वे बोली। जब भी खाने की कोई चीज़ बाबूजी को देनी होती तो उनके कमरे में पहुंचाने के लिए वो बहुरानी को ही कहती। बहू जब माथे पर पल्ला खींचकर बड़े अदब से ट्रे लेकर बाबूजी के कमरे में जाती तो गर्व से उनका सीना फूल उठता। लगता कि इस वक्त आकर हर कोई देखे कि उनकी बहू कितनी सुशील है। मेजर की बेटी है, कलेक्टर की बीवी, पर जरा सा भी गरूर नहीं है। बाबूजी को भी अच्छा लगता है कि बहू उनकी सेवा कर रही है, उन्हें नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ दिया गया है। शाम हुई और किलकारियां भरते हुए बच्चे घर में दाखिल हुए तो दोपहरी में सोया हुआ घर एकाएक जाग पड़ा। बहुरानी को बच्चों में उलझा देखकर माँ जी एक प्लेट भरकर एक बार फिर बाबूजी के कमरे में ले गई। वे खा पीकर तृप्त होकर लेटे थे। और नहीं लोगे? नहीं भाई,
फिर रात में खांसी चैन नहीं लेने देगी। तुम क्या रसोई घर में ही थी इतनी देर? मैं क्या करूंगी रसोई घर में, मुझसे भला होता है ये काम? वो तो आपकी लाडली बहू है ना, जानती है कि आपको कचौड़ी पसंद है, इसी से ये इतना सरंजाम किया है उसने। अच्छा अच्छा, बाबूजी ने कहा। बाबूजी के चेहरे पर एक तृप्ति का भाव था। अच्छा, इसीलिए दिन भर से खट रही थी। माँ जी प्लेट उठाकर रसोई घर की तरफ जाने लगी, तभी बड़ा बेटा ऑफिस से लौट आया। आज बड़ी देर कर दी बेटा। नहीं तो अम्मा, रोज का ही तो समय है। आज क्या कचौड़ियों का प्रोग्राम था? बाबूजी को ज्यादा तो नहीं दिया? अरे कहाँ खाते हैं वे, देख पूरी की पूरी प्लेट लौटा दी है। वे तो बेचारे खुद ही डर डर कर खाते हैं। अम्मा जरा एक बात, बाबूजी ने अलका को बुलाया है क्या? पता नहीं बेटा। क्यों रे? अरे अम्मा देखो, इस तरह से एकदम मत बुला लिया करो। अभी राखी पर ही तो नीलिमा यहाँ से गई है। तुम तो जानती हो लड़कियों को बुलाना इतना आसान नहीं है। फिर बच्चों की परीक्षाएं चलने वाली है, घर में मेहमान हो तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। कब आ रही है वो? माँ जी ने उत्सुकता और आशंका से भरकर पूछा। लिखा है शायद अगले महीने आ जाए, लेकिन बाबूजी से कहो अब चुप कर जाए। अब आएगी तो देखा जाएगा। फिर उसने इधर उधर देखकर चुपके से एक पोस्ट कार्ड माँ जी के हाथ में धर दिया। अपनी छोटी वाली बेटी का पोस्ट कार्ड वह देर तक पढ़ती रही। थोड़ी ही देर में उनके आंसुओं से सारी लिखावट धूमिल होकर रह गई। ओह, क्या जिंदगी है। लड़कियों को मन भर कर जब चाहे बुला भी नहीं सकते। इससे तो अपना गांव वाला घर ही अच्छा था, जब जी किया बुला लिया, किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबूजी बार बार बीमार पड़ते रहे। बच्चे क्या बार बार छुट्टी लेकर बीमार बाप को देखने आ सकते थे? इसीलिए बड़के ने कहा, अम्मा बाबूजी आप लोग यहाँ किस लिए पड़े हैं? हम लोग आखिर किस दिन काम आएंगे? आखिर आना ही पड़ा। बड़ा सा बंगला, मोटर, नौकर चाकर। बेटे और बहू ने सेवा शुश्रूषा में कोई भी कमी उठाकर नहीं रखी थी। दोनों लड़कियां और दोनों छोटे लड़के भी जब तब मिलने आ ही जाते हैं। बड़ा बेटा और बहू सारा खर्च चुपचाप उठाते हैं दोनों। पर बड़े बेटे का कहना भी सही है, बेटियों को बुलाने पर 100 तरह के खर्चे होते हैं। दोनों अपनी अपनी ससुरालों में नाक ऊंची किए हुए हैं कि मेरा भाई कलेक्टर है। हर बार उनकी विदाई 500 से कम में नहीं होती। और मुसीबत यह है ऊपर से कि ये बात बाबूजी से कह भी नहीं सकते। कहेंगे 150 रुपये पेंशन की पाता हूँ, अपनी लड़कियों को अपने बलबूते पर बुलाता हूँ। अब इनसे कौन कहे कि 150 में आजकल होता क्या है, 100 रुपये की तो दवाइयाँ ही आ जाती हैं। बेटा बेचारा सारा खर्चा उठा रहा है, इसलिए पता नहीं चलता। कमरे में जाकर देखा, सोनू बाबूजी को अखबार पढ़कर सुना रहा है। हर 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद में उबासियां लेता हुआ खिड़की से बाहर देख रहा है। माँ जी सोच ही रही थी कि सोनू को इस मुसीबत से किस तरह से मुक्ति दिलाए कि बाहर आते में एक चमचमाती हुई कार आकर मुड़ती हुई दिखाई दी। ओहो, शुक्ला अंकल आए हैं, सोनू टीनू आए हैं, कहकर तालियां बजाता हुआ सोनू बाहर भाग गया। बाबूजी ने भी अतिथि से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो माँ जी का मन घबरा गया। बैठक में पहुंचते ही बाबूजी दूसरा ही आदमी बन जाते हैं। हमारे ज़माने में से शुरू करके पता नहीं क्या क्या किस्से सुनाते रहते हैं। कमरे के वातावरण में अजीब सा तनाव भर जाता था। इसलिए उनके बैठक में जाने के प्रस्ताव से घबराकर माँ जी ने कहा, सुनो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बड़ी अच्छी झांकी लग रही है आज। बड़का कह रहा था कि आप लोग जाएं तो गाड़ी तैयार करवाऊं। अरे वाह, तब तो जरूर जाएंगे भाई। हमारा सूट निकाल दो, अभी तैयार हुए जाते हैं। छुटकारे की सांस लेते हुए माँ जी ने सूट निकाला। यह पुलोवर, कंटोप और दस्तानों का सेट था जो मझली बहू ने बुनकर भेजा था। इसे निकालते हुए बड़ी सफाई से माँ जी ने अलका की चिट्ठी संदूक में डाल दी। अब कभी भी ये इस बात को टाल सकती थी
कि आप चिट्ठी पढ़कर भूल गए हैं। वाह, क्या चीज़ बुनी है हमारी माया बिटिया ने। मजाल है जो ज़रा भी हवा लग जाए। माया ने तुम्हारे लिए भी तो जर्सी भेजी है ना, वह कहाँ है? पहनो ना, बढ़िया लगती है। घबरा कर माँ जी ने इधर उधर देखा। बहुरानी का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। गनीमत थी, वरना मझली बहू की इतनी तारीफ वह सहन न कर पाती। चलना नहीं है, बाबूजी ने कहा तो माँ जी की तंद्रा टूटी। शाम को बाबूजी के साथ मंदिर जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। ड्राइवर अदब से दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो जाता था। नौकर हाथ देकर दोनों को उतारता था और इस सारे दृश्य को दर्शनार्थी बड़े मनोयोग से देखते थे। आंखों में श्रद्धा और मन में भक्ति लिए वे जब भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते तो मन तृप्ति से भर जाता। बाबूजी हमेशा की तरह मंदिर में शास्त्रार्थ करने बैठ गए तो माँ जी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे ड्राइवर और नौकर सुखलाल को देखती रही। उन्हें लगा कि बाबूजी जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे हैं। ड्राइवर जरूर मन ही मन उन्हें कोस रहा होगा। 2-4 बार याद दिलाने के बाद बाबूजी उठे। अपने ही जैसे 2-4 बुजुर्गों को उन्होंने अपने साथ गाड़ी में बैठने का आग्रह किया। माँ जी को डर लगा ड्राइवर की नाराजगी का। सारे रास्ते भर वे कुरेद कुरेद कर उसके घर परिवार के बारे में जानकारी पूछती रहीं। बंगले में पांव रखते ही उनके नथुनों में भुने हुए प्याज की महक भर गई। उन्हें रामलाल पर क्रोध हो आया। कितनी बार तो कहा है कि सोमवार को प्याज मत छौंका कर, तेरे बाबूजी खाते नहीं। लेकिन उसका भी क्या है, नौकर आदमी है। लेकिन इन लोगों से क्या एक दिन भी सब्र नहीं होता। वे भागी भागी रसोई में गई। सब्जी प्याज में छोंक दी रामलाल। अब उन्हें क्या परोसूंगी मैं, उन्होंने रोष में भरकर कहा। हुजूर, बड़े साहब के लिए लौकी अलग से बना रखी है। एक बार कहने से भूलता थोड़े ही हूँ, रामलाल ने गर्वोक्ति से कहा। उसकी बात सुनकर माँ जी खुश हो गई। रात को बाबूजी की थाली उन्होंने कमरे में ही पहुंचा दी। तुम यही खा लो, उन लोगों ने तमाम चीज़ों में प्याज डाल रखा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बाबूजी ने निरीह भाव से कहा। बाबूजी को नाती पोतों के साथ, बेटे के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता था, पर माँ जी हफ्ते में 3-4 बार किसी न किसी बहाने से उन्हें कमरे में ही लाकर खाना खिला देती थी। माँ जी को मालूम था कि बाबूजी के वहाँ बैठने से बहू को वहाँ बैठने में दिक्कत होती थी। बच्चे भी उतना खुलकर हंस बोल नहीं पाते थे। माँ जी के सामने आखिर बाबूजी को झुकना ही पड़ा। बाबूजी को खाना खिलाने के बाद माँ जी ने खुद भी खाना खा लिया। उसके बाद बाबूजी को टॉनिक, टॉनिक के बाद गोली और गोली के बाद में दूध दिया। फिर उनका बिस्तर ठीक किया। दिन भर की मुड़ी तुड़ी चादर बदल दी। सिरहाने कंटोप, मफलर, बिस्तर के नीचे चप्पलें रखी। स्टूल पर थर्मस में गर्म पानी, खांसी दबाने के लिए प्लेट में मुलैठी, लौंग और मिश्री के टुकड़े रखे। उन्हें बिस्तर पर लिटाने के बाद ही माँ जी को चैन मिला। फिर एकाएक उन्हें लगा कि वे बहुत थक गई हैं। सुबह से जैसे पाँव में भौरी बांधकर काम करती रही हैं। अब जाकर याद आया कि वे उम्र की 62 सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं। अब पहले जैसे मेहनत और काम करना उनके बस का नहीं रहा। बड़का रोज की तरह जब रात को 11 बजे कमरे में आया तब वे पाँव में आयोडेक्स मल रही थी। लाओ मैं मल दूँ, उसने हाथ से शीशी लेते हुए कहा। माँ, क्यों दिन भर हाय हाय करती रहती हो? कितनी बार कहा है बस पलंग पर बैठे बैठे हुक्म दिया करो। तुम देखो कि तुम्हारी बहू कुछ करती भी है कि नहीं। अरे कहाँ करती हूँ रे मैं कुछ, उन्होंने कहा, पर उन्हें अच्छा लग रहा था। उनके थके थके पाँवों को बेटे के बलिष्ठ हाथों का सहारा बड़ा अच्छा लग रहा था। अम्मा, सुबह 8 बजे से पहले उठना नहीं, कहकर जब वो चला गया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अपने भाग्य पर उन्हें ईर्ष्या हुई। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी गृहस्थी इतनी आसानी से पार हो जाएगी। तीनों लड़के पढ़ लिख गए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। लड़कियां खाते पीते घरों में चली गई। बहुएं भी आई तो सुंदर सुशील। कभी किसी ने पलट कर जवाब नहीं दिया। आदमी को और क्या चाहिए। बस भोलेनाथ,
अब इस भरे पूरे संसार से मुझे हाथों हाथ उठा लो, अब यही प्रार्थना है। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा। लेकिन उनकी बंद आंखों के सामने बाबूजी की असहाय लाचार मूर्ति नाच उठी और उन्हें लगा कि बुलावा आ भी गया तो क्या वे निश्चिंत मन से जा सकेंगी। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी साथी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।